Let us start with peritoneum. We will continue it. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी बताई थी, आपको डेफिनेशन बताई थी पेरिटोनियम की। तो इसमें सीरस मेम्ब्रेन है which covers abdominal wall and viscera। तो जो उनकी वो लेयर्स हैं दो, जो abdominal wall के साथ है that is called parietal, और जो दूसरी है विजरा को कवर करती है that is called visceral। और फिर इसके फोल्ड हैं, और फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी आपको बताया था कि इसके साथ वो लगा देते हैं, मीजो लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे मीजो अपेंडिक्स है, मीजो कोलन हो गई, या बड़े फोल्ड हैं दो जिनको ओमेंटा बोलते हैं, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम। और दोनों जो ये इसकी लेयर्स है उनके दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस है जिसको हम ग्रेटर सैक कहते हैं, और स्टमक के पीछे एक छोटी सैक है जिसको लेसर सैक बोलते हैं। अच्छा, फिर ये पैराइटल पेरिटोनियम की तफसील लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सरफेस को कवर करती है एब्डोमेन को, और ये पेन सेंसिटिव है। नेक्स्ट विजरल की, ठीक है। ये प्रेशर और इस्कीमिया और अगर डिस्टेंड हो जाए विजरा तो उस वक्त ये अफरंट सोमैटिक जो है ये इसको फील करते हैं। तो ये जो नीले कलर में आपको दिखाई गई है डायग्राम में, दैट इज विजरल, और ये एडहेरेंट होती है, इसको यू कैन नॉट फील इट ऑफ इजीली। नेक्स्ट है द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। लेकिन जैसे कि वो पहले मैंने आपको बता दिया कि कुछ मिजेंट्रीज होती है, मीजो मीजो जो वो लफ्ज प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है मीजो। जैसे मिजेंट्री एक्चुअली ये मीजो एंटीरॉन, मीजो मीन फोल्ड, स्मॉल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, एंटीरॉन मीन इंटेस्टाइन। तो मीजो एंटीरॉन उससे ये लफ्ज मिजेंट्री निकला है। फिर इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन तो वो होते हैं जो फुली कवर्ड होते हैं, तो और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल वो जो बाहर होते हैं, पेरिटोनियम से बाहर होते हैं। ये डबल फोल्ड अगर इसका है पेरिटोनियम का तो वो लिगामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स जो है वो पेरिटोनियम को, ये विजरा को वॉल ऑफ द कैविटी उससे अटैच करते हैं, या दो विजरा को आपस में अटैच करते हैं। जैसे आपको बताया कि लीनो रीनल यानी सप्लीनो रीनल, सप्लीन उसको अगर किडनी से अटैच कर रहा है लिगामेंट तो वो सप्लीनो रीनल उसको बोलते हैं। फिर ये पेरिटोनियम कैविटी के बता दिया, ग्रेटर सैक है, लेसर सैक या ओमेंटल बसा। और इन दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो एक पॉइंट है जिसको हम एपिपलोइक फोरामेन बोलते हैं। डायग्राम में देखिए, ये जो ब्लू एरिया है उसमें आपको नजर आ रहा है एपिपलोइक फोरामेन, और जो ये पिंकिश एरिया है वो सारी ग्रेटर सैक है। उन दरम्यान में आप वो एरो का निशान जो है वो जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे फोरामेन है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ विंसलो या एपिपलोइक फोरामेन। फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम आपको बता दिया कि विजरा को ये एक तो प्रोटेक्शन करती है, फिर उनकी मूवमेंट्स ये उनको सस्पेंड करते हैं एब्डोमिनल वॉल से, तो इधर उधर वो मूव कर सकते हैं इसके जरिए। फिर अब्जॉर्प्शन एंड डायलिसिस, तो जैसा कि बताया कि हीमोडायलिसिस होता है, अगर किडनी रीनल फेलियर में हो और यूरिया ज़्यादा हो जाए तो उसको आपने ब्लड से निकालना है। तो उसके लिए दो मेथड हैं, हीमो डायलिसिस और दूसरा ये डायलिसिस थ्रू पेरिटोनियम। लॉट ऑफ फ्लूइड पेरिटोनियम कैविटी में वो दाखिल करते हैं, फिर वो ऑब्जॉर्ब होता है और साथ ही अपने यूरिया को भी निकाल लेता है। फिर ये हीलिंग पावर एंड एडहेरेंस। हीलिंग पावर ये थी कि अगर किसी जगह तो कोई फॉर एग्जांपल स्टमक की परफोरेशन हो गई तो ग्रेटर मोमेंटम जो है वो वहाँ पे चिमट जाता है उसके साथ और उसको वो सील कर देता है। इसीलिए ग्रेटर मोमेंटम जो है ये ग्रेटर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, तो ये उसको सील कर देगा, इसलिए इसको पुलिस मैन भी बोलते हैं। एडहेजन, एडहेजन मीन अनवांटेड कनेक्शन। बहुत दफ़ा
ये किसी ऑर्गन के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर अपेंडिक्स है तो वो फट गई है, बाद में हीलिंग होती है, तो कुछ ऐसे वो उनके आपस में कनेक्शन बन जाते हैं विच आर नॉट नीडेड और दे क्रिएट प्रॉब्लम, तो उनको बोलते हैं एडहीजन, यानी अनवांटेड कनेक्शन जो जुड़ जाती है आपस में किसी जगह से, तो उसको एडहीजन बोलते हैं। फिर ये फैट स्टोरेज का एक सोर्स है। नाउ today's topic, that is clinical anatomy of ये कैविटीज और ये फोर्स उनकी, पेरिटोनियम की क्लिनिकल एनाटॉमी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइंड इट, ठीक है। तो ये जो इसके नाम है, ये असाइनमेंट है आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी में, जस्ट यू हैव टू राइट द नेम्स। नंबर 1 पे आता है एसाइटिस। व्हाट इज एसाइटिस? यस, एसाइटिस जो है, इट इज कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो अगर बहुत ज़्यादा ये पानी भर जाए पेरिटोनियल कैविटी में, तो इसको हम बोलते हैं एसाइटिस। वो पंजाबी ये कहने लगे पेट पानी पै गया की होया, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या काज करता है? सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस में लिवर जो है वो सुकड़ जाता है और उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो उससे ये फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। तो इसकी काजेज में सिरोसिस ऑफ लिवर। नंबर 2, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, यानी अगर खुदा न खास्ता पेरिटोनियम में ट्यूबरकुलोसिस होगी, जिसको टीबी आप या उर्दू में तपे दिक भी बोलते हैं, तपे दिक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम, ट्यूबरकुलाई ये काज करता है माइकोबैक्टीरियम। तो ट्यूबरकुलर यानी टीबी ऑफ पेरिटोनियम, इसमें भी ये सिरोसिस हो जाती है। फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर हो रहा है, सीसीआर जिसको बोलते हैं, उसमें भी वो बैक प्रेशर की वजह से ये एसआईटीज हो जाती है। मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पेरिटोनियम, अगर किसी जगह पे कैंसर है, वो फैल गया है और वो ब्लड के जरिए पेरिटोनियम में आके लॉज कर जाएगा और पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। आइटस मीन इन्फ्लेमेशन, पेरिटोनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। हेपाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। तो ये याद रखें कि आइटस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो एसाइटिस का पता चल गया, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसकी काजेज पता चल गया आपको, सिरोसिस ऑफ लिवर। अब ये एसाइटिस की डायग्राम देखें कि कैविटी जो है वो कितनी लार्ज होगी, ये देखें कि एब्डोमेन कितना जो है, ये सारा फ्लूइड पाया गया है, ठीक है। ये इसकी है ना एक्चुअली जो बनती, ठीक है, पोटेंशियल स्पेस, पोटेंशियल स्पेस। अब ये देखें कि पानी भर गया है, तो ये पोटेंशियल स्पेस जो है ये लार्ज स्पेस में, ठीक है, पानी भरता जाएगा, आप दामन वो डिस्टेंड करता जाएगा। तो इसको फिर बाद में निकालते हैं यहाँ से नीडल एक ही जैसे दाखिल करके, तो वो उसको पैरासेंटिसिस बोलते हैं। अगली स्लाइड में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस, ये मैंने अभी बता दिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। इट मे बी लोकलाइज्ड when a subjacent organ is infected, or it may be generalized. Localized ये होती है, for example, if there is appendicitis, itis mean inflammation, inflammation of the appendix। अगर appendicitis हो गया बाद में वो उसकी पेरिटोनियम है उसको वो इन्फ्लेम कर देगा, ठीक है। तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से जब आप प्रेशर देंगे अपेंडिक्स की ऊपर, ठीक है, वो मैकबर्नीज पॉइंट उसको बोलते हैं, तो वहां पे जब आप दबाएंगे राइट इलियक फोसा में, तो देयर विल बी पेन। तो दिस इज ड्यू टू लोकल पेरिटोनाइटिस। समटाइम्स देयर इज जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, फॉर एग्जांपल परफोरेशन हो गई है स्टमक की या इंटेस्टाइन की, तो फ्लूइड जो है दैट विल लीक आउट इन द एब्डोमेन एंड इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द होल ऑफ द पेरिटोनियम, दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड। और ये अब्डामन में जो है ना वो उसको गार्डने हो जाती है, सख्त हो जाता है। आप अब्डामन पे हाथ रखें तो पेशेंट फील्स लॉट ऑफ पेन। तो आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आता है अब्डामिनल पोलिसमैन, ठीक है। ये आपको अभी बताया मैंने कि ग्रेटर ओमेंटम इज द अब्डामिनल पोलिसमैन which limits the spread of infection by sealing the site of rupture।
ये एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो अब्डामन में ये हैंग कर रहा होता है। ये दिखाएंगे आप, स्टमक से ये हैंग कर रहा है और जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो ये इसके ऊपर जाता है और वहाँ ये सील कर देता है उसको। तो इसलिए इसको पुलिस मैन ऑफ अब्डामन भी बोलते हैं। Greater omentum limits the spread of infection by sealing the site of ruptured appendix or gastric ulcer। ठीक है, कोई भी हो, रप्चर अपेंडिक्स का है, अल्सर का है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो वहाँ पे ये लग जाता है, ऊपर ये चिपट जाता है उस जगह पे, इसका पोर्शन जो उसके ऊपर पड़ा है, तो वो उसको सील कर देता है एंड ट्राइज टू डिले द ऑनसेट ऑफ पेरिटोनाइटिस। और पेरिटोनाइटिस को ये रोकता है। ज़ाहिर है अगर लीकेज होगी तो फ्लूइड अंदर अब्डोमेन में जाएगा तो वो इन्फ्लेमेशन करेगा, पेरिटोनाइटिस करेगा। तो जब ये सील करता है और अगर इसकी अप्रोच से काम ज़्यादा हो जाए तो देन यू हैव टू डू सर्जिकल इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल ये अमान का कोई मसला हो तो यू कॉल पुलिस, और अगर उससे काम बढ़ जाए तो देन यू कॉल रेंजर्स, और उससे भी बढ़ जाए तो देन देयर इज कॉल टू पाक आर्मी। तो ये जो है ये पुलिस मैन है, तो अगर इससे काम बढ़ जाए तो देन यू हैव टू डू सर्जरी। Therefore, it is called policeman of the abdomen. Next है pneumoperitoneum। न्यूमो का लफ्ज जो है दैट इज यूज्ड फॉर एयर एनीवेयर। फॉर एग्जांपल न्यूमोनिया आपने पढ़ा हो, ठीक है, न्यूमोनिया, न्यूमो मीन एयर। तो अगर पेरिटोनियल कैविटी में एयर भर जाती है दैट इज कॉल्ड न्यूमोपेरिटोनियम। तो ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर इन द पेरिटोनियल कैविटी मे अकर आफ्टर परफोरेशन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन। तो अगर स्टमक की परफोरेशन हो गई है या इंटेस्टाइन की, तो जहाँ फ्लूइड लीक करेगा वहाँ एयर भी लीक करेगी। ठीक है, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो पैसेजेस जो दोनों क्लोज क्लोज पड़े हैं, रेस्पिरेटरी और जो इसोफेगस, तो एयर जो है मोस्टली वो उधर जाती है, लेकिन कुछ जो एयर है वो स्टमक के अंदर भी आ जाती है। स्टमक के अंदर आएगी तो दुर्दीनम में जाएगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, तो वो एयर भी जाती है साथ फूड के। इसलिए ये आप बार दफ़ा वो एरोकेशन करते हैं, डिकार, बड़े बड़े डिकार, लोग कई बड़े बड़े डिकार लेते हैं वो निकालने के लिए। तो अगर ये परफोरेशन हो गई है पेरिटोनियम, तो एयर एयर इन दी पेरिटोनियल कैविटी, इसकी काजेज आपको बता दी। अच्छा, नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल पैरासाइटिस। ये मैंने शुरू में आपको एक वो जो डायग्राम दिखाई थी, तो फिर दिखाया था कि उसमें से फ्लूइड कैसे, वो बड़ा अब्डोमेन जो कि उसमें से फ्लूइड आपने निकालना है। तो ये फ्लूइड निकालने का जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिस, एब्डोमिनल पैरासाइटिस। क्योंकि अब्डोमेन में से फ्लूइड निकालना है तो इसको एब्डोमिनल पैरासाइटिस बोलते हैं। ये क्या है? इट इज सर्जिकल पंक्चर ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी फॉर द एस्पिरेशन और ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड पैरासाइटिस। ठीक है, जब आप वो फ्लूइड जो है उसको निकालते हैं सर्जिकली, सर्जिकली भी इंसिजन देके या आम तौर पे ये वाइड बोर नीडल जो है वो दाखिल करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिस। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस इंक्लूड रिमूवल ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। तो जब बहुत ज़्यादा ये पेरिटोनाइटिस की वजह से फ्लूइड ये कलेक्ट हो गया है, तो उसको फिर अगर आप नहीं निकालेंगे तो दैट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द विजरा, और ऊपर जो प्रेशर जाएगा वो डायाफ्राम पे जाएगा। डायाफ्राम जो प्रेशर लंग्स पे देगा, लंग्स जो है वो उनको एक्सपेंड करने में दिक्कत होगी और आदमी जो है वो सही तरीके से सांस नहीं ले सकता। उसके लिए यू हैव टू रिमूव दिस एसाइटिक फ्लूइड फॉर द रिलीफ एंड डायग्नोसिस। ठीक है, किसके लिए? एक तो पेशेंट को रिलीफ होगा, जब आप निकाल लेंगे तो अब्डोमेन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और वो उसको जो वो सांस की प्रॉब्लम थी तो वो उसको रिलीफ मिल जाएगा। टेंशन की वजह से जो विजरा में आपको बताया कि जब भी विजरा पे प्रेशर पड़ेगा तो देन देयर विल बी पेन। ठीक है, एक तो वो रिलीफ होगा। देन डायग्नोसिस। अब आपने ये देखना है कि ये फ्लूइड जो है ये किस किस्म का है।
खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं है या टीबी तो नहीं है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए यू रिमूव द फ्लूइड एंड सेंड टू केमिकल लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में उसका देयर विल बी एनालिसिस एंड दे विल टेल यू आइदर इट इज ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस और एसाइटिस और कैंसर। तो इसको डायग्नोसिस के लिए भी पैरासाइटिस करते हैं। तो पैरासाइटिस की इंडिकेशन क्या है? फॉर रिलीफ एंड फॉर डायग्नोसिस। तो करते कैसे? अब ये needle is inserted in the abdominal wall either in the median plane midway between the umbilicus and pubic symphysis। तो umbilicus और pubic symphysis जो है उनकी दरमियान में जो लीनिया एल्बा है मिड मीडियन प्लेन, तो वहाँ वो नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं, दाखिल करते हैं, या एट a point just above the anterior superior iliac spine, या दूसरा जो anterior superior iliac spine है उसके पास। ये आपने बोन में वो आपको anterior superior iliac spine, ये बोन आपने इलियम पता नहीं आपको पढ़ाई है या नहीं, तो उसका जो है वो स्पाइन होता है जो एक एंटीरियरली होता है, उसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जब ये इंग्वाइनल लिगामेंट आपको पढ़ा रहे थे तो उस वक्त बताया था कि इसकी अटैचमेंट एक तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे है और दूसरी अटैचमेंट जो है वो प्यूबिक ट्यूबरकल पे है। ठीक है, तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास भी आप पंक्चर कर सकते हैं। The medial plane midway between the umbilicus and pubic symphysis are at a point just above the anterior superior iliac spine. Urinary bladder must be emptied before the procedure. This is a very important point. Always empty the urinary bladder before doing paracentesis। बाद दफा यूरिनरी ब्लैडर जो वो भरा हुआ होता है वो इतना ऊपर तक होता है कि वो जो मिड वे आपका बनता है अम्बलाइकस का वो उस तक पहुंचा हुआ। तो जब आप पंक्चर करेंगे तो बजाय वो पेरिटोनियल कैविटी पंक्चर करेंगे, यू विल पंक्चर यूरिनरी ब्लैडर, तो उसमें से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप तो समझ रहे हैं कि ये हमने देखे जी वो निकाल लिया है एसाइटिक फ्लूइड, but that is not ascitic fluid, that is urine। So it is a commonly asked question from surgeons या in final year। ठीक है, कि पैरासाइटिस आप कर रहे हैं तो वो पूछेंगे कि क्या क्या एहतियात आपको करनी होगी। ठीक है, पैरासाइटिस के बाद तो ये एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूरिनरी ब्लैडर मस्ट का लफ्ज लिखा, मस्ट बी एम्पटाइज बिफोर द प्रोसीजर। तो उस प्रोसीजर को करने से पहले आपने यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर लेना है। वो मैंने बता दिया आपको कि ये ऊपर तक चला जाता है, जब ये भरा हुआ होता है तो उससे ये पंक्चर होने का चांस होता है। नेक्स्ट आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। जैसा कि अभी मैंने वो पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं रीनल फेलियर में यूरिया जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, उसको आपने इंक्रीज करना है तो उसको डायलिसिस करते हैं। दो तरह का होता है, एक हीमोडायलिसिस जो आमतौर पे ये मशीनें करती हैं, वो ब्लड को बाहर निकालते हैं, मशीन के अंदर जाता है, वहाँ से उसमें मशीन जो यूरिया उसको निकाल के वापस वो सर्कुलेशन में भेज देती है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस पीपल हु डेवलप रीनल फेलियर रिक्वायर डायलिसिस to live, which is of two types, hemodialysis and peritoneal dialysis। ठीक है, ये भी बताया हीमो मीन ब्लड के थ्रू और पेरिटोनियम के थ्रू। अच्छा, इन दी सेकंड मेथड जो हमारे काम का है, इन दी सेकंड मेथड पेरिटोनियम इज यूज्ड एज डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियम जो है आपको ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसको डायलिसिस मेम्ब्रेन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। A small tube is inserted through the abdominal wall and dialysis fluid is inserted into the peritoneal cavity।
तो ये ट्यूब के जरिए अभी डायग्राम में आपको ये मैं वजाहत करूँगा कि ट्यूब डालते हैं, उसको कैथीटर बोलते हैं, तो उसके अंदर वो डाल देते हैं और फ्लूइड अंदर जो है वो पोर करते हैं. Electrolytes and molecules are exchanged across the peritoneum between the blood and fluid. तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वो एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें वो होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं यूरिया वगैरह, तो वो यूरिया जो है वो ये फ्लूइड के जरिए निकल आएगा पेरिटोनियम के जरिए. पेरिटोनियम उसको मेम्ब्रेन है, तो उसकी ये छानबीन करके यूरिया जो है वो उसको एक्सक्रीट करेगी. तो एक्सचेंज electrolytes and molecules are exchanged across the peritoneum between the blood and fluid. Once dialysis is complete, fluid is drained. तो जब आपने ये फ्लूइड डाल दिया काफ़ी ज़्यादा, तो जब डायलिसिस हो गया तो देन यू हैव टू ड्रेन दिस फ्लूइड. अब ये आए ज़रा जो डायग्राम्स बनी हुई इनकी तरफ आए, ये दिखाते हैं आपको. ये है डायलाइसेट, ये जो फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर ये जो है, तो ये आपने इस तरह से, ये ट्यूब है, तो ये ट्यूब जो है अब्डामन के अंदर, ठीक है. तो डायलाइसेट इन दी अब्डामन, ये वाला, ये नीला फ्लूइड जो था ये आपने इधर डाल दिया. एक फिर ये नीचे आपने एम्प्टाइंग बैग भी रखा हो कि जब आपने फ्लूइड डाल दिया है, एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके जरिए आप इसको वापस निकाल लेते हैं. तो नेक्स्ट देखें, ये उन्होंने दिखाया है वेस्ट फ्लूइड एंड केमिकल, ये इसके अंदर ये आ गए इसमें, ठीक है. ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, तो ये डायलाइसेट में ये फ्लूइड और केमिकल्स ये आ गए, ब्लड से ये परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए इसके अंदर ये दाखिल फ्लूइड्स. अब आते हैं, ये देखो इसमें, अब ये जो है नजर आ रहा है ये डॉट डॉट, तो ये यूरिया है, तो ये यूरिया जो है ये नीचे एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है. डायलाइसेट ड्रेन आउट, तो जब ये इसके अंदर आ जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन इस तरह से बनाते हैं कि वो खुद ब खुद इसके अंदर खींचे चले जाते हैं, ठीक है. पहले ये फ्लूइड डाला कैथेटर के जरिए, ठीक है, फिर वेट किया तो ये आ गए सारे यूरिया के पार्टिकल, और अब आपने ये फ्लूइड जो है इसको, ये देखिए ये कितना भरा हुआ है, यहाँ तक कैविटी भरी हुई है. तो अब आपने फ्लूइड जो है इसको ये ड्रेन किया, ठीक है. ये नीचे साथ ही वो ड्रेन वाला ये बॉटल लगी हुई है, बैग या बॉटल ऊपर वाली जो थी, ऊपर से आप डाल रहे हैं, ये टू वे कैथेटर होता है, ये एक इसका ये डालने के लिए और नीचे इसका ये निकालने के लिए. तो फिर आपने ये यहाँ से इसको ऊपर कर देना, उसके ऊपर कंट्रोल बटन लगे होते हैं. तो जब डाल दिया, वेट किया, फ्लूइड इसमें मॉलिक्यूल्स आ गए, तो आपने यहाँ से आप ये देखेंगे निकालना शुरू कर दिया, ये एरो शो कर रहा है, तो ये नीचे बॉटल में आके चला गया. दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस. अब जो वो एक बात बार बार हम कर रहे थे पुलिस मैन की, देखोगे पुलिस कहाँ कहाँ होती है, आपके अब्दामन में भी क्या रही है, ठीक है ना. इसलिए पुलिस से बचा करो, दामन के अंदर भी घुसी हुई है पुलिस. तो ग्रेटर ओमेंटा, ये फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम में आपको बताया था कि मीजेंट्री है, ठीक है, मीजोकोलॉन, मीजो अपेंडिक्स छोटे फोल्ड जो है, फिर लिगामेंट्स अगर डबल लेयर फोल्ड है, जैसे ये लिवर के साथ है, लिगामेंट अम्टीरीज है, या मैंने आपको बताया कि लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है. तो जो अगर डबल लेयर फोल्ड है तो दैट इज कॉल्ड लिगामेंट. और दो जो है वो बड़े फोल्ड है, जिनमें एक मीसेंट्री है और एक ग्रेटर ओमेंटम है, और एक तीसरा जो है वो लेसर ओमेंटम है. तो ये बड़े फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये क्या है, लार्ज एप्रन लाइक, जैसे एप्रन पहना हुआ होता है ना, इसी तरह ये अब्डामन के अंदर ये पड़ा होता है. लार्ज एप्रन लाइक peritoneal fold that attaches to the greater curvature of the stomach and first part of the duodenum. And first part of the duodenum.
It is made up of 4 layers of peritoneum, all of which are fused together. तो जब ये इस एक्चुअली इसकी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो ऐसे आपस में फ्यूज कर जाती है कि उनको आप सेपरेट इजीली नहीं कर सकते। 4 लेयर्स, ठीक है। अब ये देखें जरा वो ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर क्या है। तो इस डायग्राम में आप डायग्राम की तरफ आप जरा आए। डायग्राम में ये पीला जो नजर आ रहा है, और अब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द लिवर, ठीक है, लिवर। और लिवर के नीचे जो नीले कलर का है ये पित्ता है, जिसको आप गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये कास्टल कार्टिलेजेस, ये रिब्स हैं और ये उनकी कार्टिलेजेस हैं, कास्टल कार्टिलेज। ये लिवर का लोअर मार्जिन ये इसका नजर आ रहा है, दिस वन, ये सारा। अब ये जो वाइटिश है ये वाला, दिस इज द स्टमक। और आगे इसके यहाँ पे स्टमक हेड करता है, उस पार्ट को पाइलोरस बोलते हैं, ठीक है। और ये फिर आता है पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड डुओडेनम, स्टमक का अगला पार्ट, दिस इज कॉल्ड डुओडेनम। अब स्टमक के अंदर 2 कर्व्स हैं, एक एक उसके ऊपर वाली सतह पे ये वाला जो कर्व है ये इसका स्टमक का कर्व, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर, ये कर्व ये हो। एक उसका बड़ा ये सारा देखिए कर्व सरफेस है लोअर वाला, ये वाला, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर कर्व या ग्रेटर कर्वेचर। अब आपको पता चल गया वो बार बार जो कह रहा है ग्रेटर कर्वेचर, और ये बड़ा कर्व है, ठीक है। ये ऊपर वाली सतह पे ये कर्व छोटा है, तो दिस इज लेसर कर्व, दिस इज ग्रेटर कर्व। दिस इज पाइलोरस, पाइलोरस इज जो स्टमक का ही पार्ट है, और आगे ये स्टार्ट होता है पार्ट जिसको हम डुओडेनम, ये पाइलोरस डुओडेनम स्टमक, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन मोर डिटेल। इनकी जब अपनी बारी आएगी तो ये इस वक्त आपने सिर्फ कर्व जो है ना वो देखने हैं, ये वाले। लेकिन अब कर्व जो है उसमें आप देखिए कि जो ये कर्व है छोटा, तो वहां से ये पीला जो नजर आ रहा है ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ये वाला, ठीक है। ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको आप बोलते हैं लेसर ओमेंटम या लेसर फोल्ड, छोटा है, लेसर कर्वेचर के साथ अटैच है, तो दिस इज लेसर फोल्ड। ये ऊपर देखें, ये यहाँ से इसकी ओरिजिन ऐसे ये डुओडेनम से और ऊपर जाके ये लिवर के साथ लगा हुआ है। इसी के पीछे जो है वो ओमेंटल बर्सा है, इसी के पीछे। और यहाँ ये इसका फ्री मार्जिन जो है, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं इसके अंदर, लेसर सैक के अंदर। इसके पीछे जो है वो लेसर सैक है। अब दूसरा ग्रेटर ओमेंटम, ये सारा पीला जो है, ये पीला आपको एप्रन लाइक, तो ये ग्रेटर ओमेंटम। अब ये कहाँ से, ये देखें कि यहाँ से ये नीचे हैंग कर रहा है, ये इस तरह से ग्रेटर ओमेंटम, ये यहाँ से ये हैंग कर रहा है, तो ये सारे का सारा जो है दिस इज कॉल्ड, और ऊपर ये अटैच है इधर मुख्तलिफ, मोस्टली ये इसके साथ हैंग कर रहा है ग्रेटर कर्वेचर। तो ये पीला सारा जो नजर आ रहा है, इसके अंदर फैट होती है, फैट डिपॉजिट भी होती है, मिल्की पॉइंट्स भी होते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स अगर कलेक्ट हो गए तो मिल्की पॉइंट्स भी। तो ये एप्रन है, इसकी 4 लेयर्स है, ठीक है। लेकिन दोनों 2 लेयर ऊपर से नीचे जब आती है ना, तो नीचे जाके वो फोल्ड कर जाती है इस तरह से, वापस ऊपर जाती है, लेकिन वो आपस में फ्यूज्ड होती है, नॉट सेपरेट, आप इजीली नहीं सेपरेट कर सकते। अब इसकी हमने पढ़ना है, तो ये पहले आपने देख लिया कि व्हाट इज ग्रेटर कर्वेचर, व्हाट इज लेसर कर्वेचर, और व्हाट इज ग्रेटर ओमेंटम, व्हाट इज लेसर ओमेंटम, ठीक है। जो लेसर कर्वेचर के साथ होगा दैट इज द लेसर ओमेंटम, और जो ग्रेटर कर्वेचर के साथ होगा दैट इज द ग्रेटर ओमेंटम। ओमेंटम क्या है, लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये उन्होंने मार के ये स्टमक पे दिखाया है, और ये स्टमक के आगे इंटेस्टाइन जब स्टार्ट होती है तो पहले डुओडेनम से स्टार्ट होती है। नाउ अब इसकी अटैचमेंट्स, ठीक है ना। Anterior 2 layers descend from the greater curvature of the stomach and fold upon themselves to form the posterior 2 layers. अब वो कहता है कि जिसकी एंटीरियर 2 लेयर्स हैं वो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से वो नीचे डिसेंड करती है, स्टमक के ग्रेटर
कर्वेचर से वो डिसाइड करती है एंड फोल्ड अपॉन देमसेल्व्स। अब ये ग्रेटर कर्वेचर से ये नीचे इस तरह से आ रही है, ये दो लेयर्स है आगे पीछे, ठीक है। जब नीचे जाएंगी इधर आके ये बैक फिर ऊपर को चल जाती है। जब ये बैक मुड़ेगी तो उसको दो लेयर्स, दो नीचे आई, यहाँ पे इसका कर्व बना और यहाँ से पीछे जो है वो दो लेयर्स इस तरह से फिर ऊपर चली गई, वही मुड़ के दो लेयर जो है वो चले गए। तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर टू लेयर्स। इसके एग्जांपल ऐसे है कि आप दो कागज अगर हाथ में पकड़ लेना, कागज पे पेपर दो इकट्ठे, ठीक है ना, तो उनको दरमियान में आके उनको एक तय लगा दें पोस्टीरियर की तरफ, उनको दरमियान में आप एक तय जिसको आप कहते हैं कर्व दे दें, लेकिन कर्व जो है वो इंटीरियर नहीं होना चाहिए। तो आधा आधा जब आप आधा का उसका माप कर लें और जब जहाँ पर कागज आधे हैं वहां से आप उसको कर्व दे दें। कर्व किस तरफ को ना पिछली तरफ को मोड़ दें। तो अब वो ऊपर से दो लेयर्स आ रही थी, जब वो वही दो लेयर्स पीछे जाके दो लेयर्स और बन जाएगी, तो वो कितने बन जाएंगी, 4 लेयर्स। तो इसी तरह से जब ये दो लेयर्स नीचे आती जाती तो वो बैकवर्ड जो है वो चली जाती है, तो वो क्या बना देता है, 4 लेयर्स। अब इनकी इनकी तरतीब आप देखेंगे कि जो पहली लेयर नीचे आ रही थी, जब उसको आपने नीचे जाकर मोड़ा तो वो 4th लेयर बन जाएगी, चौथी। अगर फ्रंट से आप शुरू करें, पहली दूसरी, फिर जब उनको मोड़ा तो जो पहली थी वो चौथी हो जाएगी और जो दूसरी थी वो तीसरी बन जाएगी। ये मैं भी कोशिश करूंगा, आपको भी है कि ये आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे। तो आपने ये याद रखना है कि 2 एंटीरियर लेयर्स एंड 2 पोस्टीरियर लेयर्स। अच्छा, अटैचमेंट, ये एंटीरियर कहाँ पे है अटैच, एंटीरियर 2 लेयर्स descend from the greater curvature of the stomach and fold upon themselves, यानी वो वापस फिर वो मुड़ जाती है ऊपर को, तो fold upon themselves to form posterior 2 layers. Folding is such a way that first layer becomes the 4th layer and second becomes the 3rd layer. तो ये इजी बात है, मैंने आपको बताई कि जब आप उसको बैकवर्ड फोल्ड करेंगे तो जो सामने थी लेयर वो नंबर 1 थी, उसके पीछे नंबर 2 थी। जो जब ये बैकवर्ड फोल्ड होगा तो वो नंबर 1 जो थी वो उसको आप देखेंगे तो वो चौथे नंबर पे चली जाएगी, और नंबर 2 जो है वो 3 लेयर्स। फ्रंट से आपने काउंट करना है, फ्रंट वाली 1, उसके बैक वाली 2, और फिर जब ये पीछे जाएंगे तो 3, वही 2 की कंटिन्यूएशन है, 4 जो है वो 1 की कंटिन्यूएशन। सर जी सर ये लेयर्स जो हैं ये फ्यूज होती हैं आपस में या इजीली डिमार्केट कर सकते हैं इन्हें? नहीं, वो इजीली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो सकते। जहाँ पे वो अटैच होती है ना वहाँ पे उनका उनके दरमियान होता है, अदरवाइज वो एक आपको वैसे ही नजर आएगा कि जैसे एक तौलिया लटकाया हुआ है। तो वो मैंने बताया ना कि फ्यूज होती है ये, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो वो मच। तो आप उसको जब एस्ट्रोलॉजिकली वो देखेंगे तो फिर वो आपको नजर आएगा कि यार ये तो 4 लेयर, जैसे कार्निया है, वो नजर तो एक ही आता है, तो उसकी कितनी लेयर्स होती है कार्निया की, तो पता नहीं कितनी गिनवा देते हैं। चलो अभी ये बात बाद में डिस्कस करें। फोल्डिंग इज इन सच ए वे दैट फर्स्ट लेयर बिकम द 4th लेयर एंड सेकंड बिकम द 3rd लेयर। Part of the peritoneal cavity called lesser sac between the second and third layer gets obliterated. तो ये जब नीचे आता है तो इसमें भी एक वो लेसर सैक थी, लेकिन वो उसमें उबलिटरेट करे, जब कैविटी आप देख रहे थे ना उसमें जो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पिंक एरिया है ये सारी कैविटी है नीचे, और उसका नीचे वाला पार्ट जो है वो लेसर सैक, एक ऊपर वाली रह जाती है लेसर सैक, नीचे वाली जो वो उबलिटरेट हो जाती है, वो ऐसे फ्यूज हो जाती है, वो वैसे ही खत्म हो जाती है। पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी कॉल्ड लेसर सैक बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड लेयर्स। तो इन दो सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान में जो गैप था उसको बोलते हैं लेसर सैक। एक लेसर सैक ऊपर थी, एक ये नीचे वाली, वो नीचे वाली जो है ये दोनों लेयर्स के दरमियान वो तो उबलिटरेट हो जाती है, ये वो बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर about 2.5 centimeter below the greater curvature of the stomach।
तो स्टमक जहाँ से ये नीचे शुरू होती है उससे नीचे थोड़ी सी वो आपको अलग अलग नजर आएंगी, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर बिलो द ग्रेटर कर्वेचर, वहां से वो थोड़ी सी आपको नीचे नजर आएंगी। लेकिन जब वो वापस ऊपर मुड़ेगी तो वो फ्यूज होके वो सैक जो नीचे सैक थी लेसर सैक वो ओब्लिटरेट कर जाती है। ऊपर वाली जो लेसर सैक है जिसको आप लेसर ओमेंटम भी कहेंगे वो अपनी जगह पे बरकरार रहती है। अच्छा, अब आते हैं जी ग्रेटर कर्वेचर के ग्रेटर मोमेंटम जो है उसकी कंटेंट्स, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, ये पूछ ली राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स। तो गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज जो एंड वेन्स वो इसके अंदर मौजूद होती है। एंड फैट, ये आपको पीला नजर आ रहा है, फैट जो है वो कलर देती है टिश्यूज को पीले कलर, जैसे ये एग योक अंडे की जर्दी, तो वो प्योरली फैट है। तो जब भी ये डॉक्टर किसी को वो कहता है मना करते हैं तो वो कहते हैं कि अंडे की जर्दी नहीं खानी, सफेदी खा सकते हो। सफेदी जो वो एल्ब्यूमिन होती है, यानी प्रोटीन अगर वो रिकमेंडेड है तो सफेदी, लेकिन अगर कोई बहुत ही थिन है तो उसको कहते हैं कि अंडे खाओ, वो पीले वाला भी खाए एग जो, तो उसमें जो पीला वाला तो वो जो येलो कलर है दैट इज ड्यू टू फैट्स अकोमोडेशन। तो इसके क्या है कि ये वेसल जो है उनको ये रास्ता प्रोवाइड करता है गैस्ट्रोएपिकोलोइक वेसल एंड फैट डिपोजिशन। तो इसके अंदर फैट पड़ी होती है। फैट उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आप फास्टिंग कंडीशन में हो। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा मोटा ताजा आदमी है तो वो रोजे रखना शुरू कर देता है, ठीक। अब वो रोजे रख, फैट के डिपोजिशन इधर भी है, लिवर में भी है, जिसम में मुक्त सबक्यूटेनियस भी फैट, बहुत ज्यादा फैट जब होती है ये स्किन के नीचे। तो ये आप देखेंगे कि वो जब एनर्जी उसकी ग्लूकोज नहीं खा रहा, रोटी नहीं खा रहा, तो उसको बहुत कम जो है वो एनर्जी मिल रही है, तो फिर वो फैट जो उसके रिसोर्सेज हैं वहाँ उनकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो वो इस्तेमाल होती है फॉर, इसलिए ये बहुत मोटा ताजा आदमी जब 30 रोजे रखता है तो फिर वो दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, उसका फैट स्टोरेज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये रमजान शरीफ जा रहा है रोजे के हवाले से वो एक कोई वो जर्मन ने किसी मुसलमान से वो पूछा या किसी गैर मुस्लिम, वो जर्मन या की मिसाल है कि ये आप ये भूखे रहने का क्या आपका है फलसफा, या भूखे रहते हो। तो उसने जवाब दिया कि हम सिर्फ भूखे नहीं रहते, जब हमने रोजा रखना है तो हम पे रमजान शरीफ में ये पाबंदियां लग जाती हैं, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, नाप तोल जो है वो सही करना होता है, आंख हमारी इधर उधर नहीं करनी होती। तो और भी उसने गिनवाई कि ये भी पाबंदी है। तो वो खातून उसको हंस के कहने लगी कि अच्छा तुहाडियां तो मौजा ने फिर ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ रमजान शरीफ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ इजाजत है, पाबंदी है। तो ये बात है कि रोजे में सिर्फ ये चीजें नहीं ममनुआ, ये वैसे भी होती है झूठ बोलना और ये नाप तोल। तो हम हमारा फलसफा ये है कि वो बस सारा साल जो मर्जी करें रोजे रख लें। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, नहीं अभी बस। तो ये आगे इसके जी ग्रेटर मोमेंटम के ये फंक्शन क्या स्टोरेज ऑफ फैट है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजेस। तो इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं वो जहाँ पे ये इन्फेक्शन है तो उसको वो कैच कर लेते हैं। फिर लिमिट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय मूविंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड सीलिंग इट ऑफ। तो ये मैंने पहले आपको बताया कि ये इसने पूरा इंटेस्टाइन को कवर किया। जहाँ पे इंटेस्टाइन में परफोरेशन या स्टमक में हुई तो ये इसके ऊपर अटैच हो जाता है, उसके ऊपर ये बैठ जाता है और उसको वो सील कर देता है। फॉर्म्स ए पार्टीशन बिटवीन सुपराकॉलिक एंड इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट ऑफ द ग्रेटर सैक। ग्रेटर सैक में आप उसको हमने दो पार्ट्स में वो डिवाइड किया हुआ है। एक सुपराकॉलिक जो काले कॉलन से ऊपर है उसको सुपरा जो नीचे है, इससे ऊपर ऊपर जो है वो सुपराकॉलिक है, ये उसके दरमियान में पार्टीशन है। सुपराकॉलिक कॉलन एंड इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट्स ऑफ द ग्रेटर सैक। ये सैक को आगे जो फर्दर डिवाइड करते हैं सुपराकॉलिक एंड इंफ्राकॉलिक।
Next, now we come to the lesser omentum. It is two-layered peritoneal omentum which extend from the lesser curvature of the stomach and first part of the duodenum to the inferior surface of the. ये मैंने आपको पहले ये बता दिया डिटेल में, अभी फिर दोबारा ये आ गया। अब ये इसको देख ले दोबारा ये। तो ये आपको अब ये स्टमक नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा। तो ये दुओडेनम है। आगे ये इस तरह से, फिर इससे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू, ये जो नजर आ रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बड़ी इस कॉलन जिसको भी वो सुपरा कालिक और इंफ्रा कालिक, ये कॉलन है, ठीक है। ऐसे ये इधर से स्टार्ट हो गई, इसको ये ऊपर जा रही है संडे, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग कॉलन ऐसा। तो ये जो है ये दिस इज द दुओडेनम। तो अभी वो कहता है कि ये कहाँ से ये एक्सटेंड करता है लेसर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है जिससे वो बड़ा वाला। अब ये देखेंगे इधर से आप वो ऐसे लटका हुआ था ये नीचे सारा, अब वो हटा दिया मोमेंटम ग्रेटर काट दिया, तो ये नीचे आपको स्ट्रक्चर नजर आ, इनके ऊपर ये पड़ा, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो अब ये यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऊपर ये लिवर है, लिवर को उन्होंने ये अपलिफ्ट किया है। अब ये गाल ब्लेडर पहले थोड़ा नजर आ रहा है, लीवर की वो सरफेस नीचे वाली उन्होंने ऊपर उठा दी है, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ से ये निकल के इधर अटैच हो रहा है, ठीक है। और ये दुओडेनम से भी इसके कुछ फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो फोल्ड है इसको बोलते हैं हेपेटोडुओडेनल लिगामेंट। ये वाला लिगामेंट वो होता है ना जो दो स्ट्रक्चर को जोड़ता है, इन फाइबर्स को लेसर ओमेंटम के कोर को बोलते हैं हेपेटोडुओडेनल लिगामेंट। तो ये जो है ये हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ये फाइबर्स है हेपेटो मीन लिवर, गैस्ट्रिक मीन स्टमक, जो इनको जोड़ते हैं हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और ये पीछे लेसर ओमेंटम, इनके पीछे जो वो ये वाला ये इसी के पार्ट है, ये लेसर ओमेंटम के ये जो लिगामेंट्स है, ठीक है। तो अब आते हैं ये दुओडेनम आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये ओमेंटल फोरामेन जो यहाँ से वो आपको ये सारी उधर कैविटी दूसरी पड़ी है सारी, तो यहाँ से ये देखिए कि पीछे गेटवे है, इसके पीछे ये इसका फ्री मार्जिन है लेसर ओमेंटम का, ये वाला फ्री मार्जिन, ये दूसरा मार्जिन देखें अटैच है ये सारे, तो ये इसका फ्री मार्जिन। तो यहाँ इधर वो फोरामेन है, यहाँ से अगर वो इंटेस्टाइन या कोई चीज इसके अंदर दाखिल हो गई तो ये इसके पीछे, ये स्टमक के पीछे वो चली जाएगी। और ये गेटवे चूंकि ये शॉर्ट है तो इसके अंदर वो काबू आ जाती है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल हर्निया बोलते हैं, इंटरनल हर्निया। तो ये लेसर ओमेंटम ये देख लिया आपने। अब ग्रेटर जो है उन्होंने वो ये उसकी वो लेयर जो वो काट दी है, ये सारी की सारी पहले ये नजर नहीं आ रही थी आपको, एक वो पर्दा सा पेल पर्दा, वो पेल पर्दा अब उन्होंने काट दिया, तो नीचे देखें कि उसने किन किन चीजों को कवर किया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है सारी, ये वाली जो नजर आ रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये बीडियल हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, बीडियल साइड पे जो वो होगा हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट व्हिच पासेस बिटवीन द स्टमक एंड द लिवर। तो ये देख लिया आपने हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट बीडियल साइड पे। ये लैटरल हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट जो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, आपको बताया कि ये पेरिटोनियम को जो डबल फोल्ड है दीज आर कॉल्ड लिगामेंट्स, इसलिए इनको वो लिगामेंट बोला कि ये टू लेयर्स हैं इसकी। तो ये लैटरल हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट व्हिच पासेस बिटवीन द दुओडेनम एंड द लिवर। तो नजर आ रहा है आपको, तो दुओडेनम स्टमक का पार्ट है और लिवर की अंडर सरफेस, ये लिवर को उन्होंने आगे से ऊपर वो उठा दिया है, ठीक है। जैसे एक टोकरा पड़ा, और टोकरा देखा कभी? अब बहुत से लोग कह के पता नहीं हमें वो टोकरा क्या होता है। यार हम सारे पंजाबी लोग हैं, पाकिस्तानी, पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं जाएंगे तो टोकरा आपको जरूर नजर आएगा। तो वो टोकरे के नीचे जहाँ पे मुर्गियाँ नीचे होती है वो उसकी लेयर होती है वो अंडर सरफेस। तो आप अगर एक साइड से टोकरा ऊपर उठा दे तो आपको उसकी नीचे वाली अंडर सरफेस जो नजर आएगी। A lateral hepatoduodenal ligament which passes between the duodenum and the liver। तो ये नजर आ रहा है hepatoduodenal, ये lateral side पे दूसरा भी। Behind the lesser omentum lies a part of lesser sac।
तो उसके साथ जो लिगामेंट के साथ है लेसर ओमेंटम, तो इससे फोरामेन से आप अंदर जाए ना, ठीक है, तो आप लेसर सैक में पहुंच जाएंगे। कहाँ पे है वो? लेसर ओमेंटम के पीछे जो एक फला है, पीछे जो एक स्पेस है, दैट इज कॉल्ड लेसर सैक। तो यहाँ से आप उसके अंदर वो, ये जब हम अगर डेड बॉडी अगर मौका मिला तो ये आप बाकायदा आपको हम बोलेंगे कि ये उंगली डालो फोरामेन में और अंदर चले जाओ लेसर सैक में, तो आप देखेंगे कि वो सामने के पीछे वो आपका हाथ जो है या उंगलियां वो उसके अंदर चली जाएगी। अच्छा, अब ये क्या है? बिहाइंड लेसर सैक लाइज दी मोमेंटम लाइज पार्ट, it has a right free margin behind which there is the epiploic foramen। तो ये आपने फ्री मार्जिन देख लिया इसका, ठीक है। दूसरे मार्जिन अटैच है, इसको फ्री मार्जिन बोलते हैं। और उसके पीछे जो है वो, ये मैं दोबारा आपको दिखा दूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझने वाला पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाला पॉइंट है। तो ये देखें, ये फ्री मार्जिन, ये फ्री है, ये जुड़ा हुआ नहीं, ये सारा मार्जिन जो है इसके लेफ्ट मार्जिन स्टमक के साथ है, लोअर मार्जिन भी जुड़ा हुआ, ऊपर भी जुड़ा हुआ, और ये जो मार्जिन है ये फ्री है। तो इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको एक गेट वे है इसके पीछे, इसके पीछे अगर आप उंगली डाल लें तो वो इसके पीछे चली जाएगी। वो किस में जाएगी? लेसर सैक में जाएगी। अटैचमेंट्स, तो inferiorly attached to the lesser curvature of the stomach and upper border of first 2 सेंटीमीटर ऑफ द duodenum। ये सारे का सारा ये इसका सुपीरियर हो गया, ये इसका इंफीरियर, तो ये है। और ये duodenum सारी को ये कवर नहीं करता, सारी तो इधर जा रही है, तो 2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल जो है वहां पे ये अटैच, और ये लेसर कर्वेचर जो है सुपीरियरली अटैच टू द लिवर। और सुपीरियरली ये देखें कि ये लिवर की अंदर सरफेस है, उसके साथ ये अटैच है। ये देख लिया आप। अब इसके कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में ये डायग्राम इधर नहीं है, तो ये बुक में आपने देखना है। ये इसके कंटेंट्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम कंटेन, अब जो राइट फ्री मार्जिन है वहां पे क्या क्या है? तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है, वो जो ऊपर लिवर में होती है। पोर्टल वेन है एंड बाइल डक्ट, lymph nodes and lymphatics, the hepatic plexus of the, ठीक है। ये पोर्टा हिपैटस एक है, लिवर की लोअर सरफेस पे एक ट्रांसवर्स डिप्रेशन है जिसको पोर्टा हिपैटस बोलते हैं। उसमें ये चीजें जा रही हैं। वो कहाँ पे है? इसका जो फ्री मार्जिन है इसके पास, ये बुक में आप ये तलाश करनी है आपने, ठीक है ना। वो उनको देखना है कि ये कैसे जा रही है। और along the lesser curvature of the stomach, ये तो थी फ्री मार्जिन के साथ। तो राइट गैस्ट्रिक वेसल्स, लेफ्ट गैस्ट्रिक मीन स्टोमिक, ये याद रखें कि जहाँ पे भी ये गैस्ट्रिक का लफ्ज आएगा इट आल्सो इंडिकेट्स स्टोमिक। जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस, वो अक्सर बोलते हैं आपको इसको क्या हो गया, आजकल गर्मी है ना, तो वो कहते हैं इसको गैस्ट्राइटिस हो गया। गैस्ट्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमिक हो गई है, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, मतलब कॉमन है। ये उल्टियां टट्टियां शुरू हो जाए तो वो कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रो मीन स्टमक, एंट्राइटिस मीन एंटीरोन व्हिच इंडिकेट स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन भी उसमें मुलव्वस हो गए तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और इसमें उल्टियां टट्टियां शुरू हो जाती हैं। जब ये मेदे और इंटेस्टाइन की सोजिश हो जाए तो उल्टियां और टट्टियां शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। तो गैस्ट्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। अच्छा, क्या है जी इसके? राइट गैस्ट्रिक वेसल, लेफ्ट गैस्ट्रिक मीन स्टमक की वेसल। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स, ये भी इसमें होगा। एंड ब्रांचेस फ्रॉम द गैस्ट्रिक नर्व, नर्व भी है, आर्टरी भी है और लिम्फ नोड्स भी है। तो ये इसके कंटेंट्स में दो तरह के वो आएंगे, एक तो फ्री मार्जिन के साथ और दूसरा उसको कर्वेचर के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।